बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे ने कहा है कि बिहार में नियोजित माध्यमिक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 25 फरवरी 2020 से चल रही है। हड़ताल के पूर्व संघ ने अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो विवश होकर संघ को हड़ताल पर जाना पड़ा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा। सरकार ने कोई वार्ता नहीं की, सिर्फ समाचार पत्रों में बयान आता रहा कि नैतिकता के आधार पर हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए। सरकार संकट के बाद देखेगी। विडंबना है कि सरकार ने 2015 से राज्य प्राथमिक और माध्यमिक नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन से एक वेतनमान जो चपरासी से कम था देना स्वीकार किया। माननीय शिक्षा मंत्री के बयानों को अखबारों में देखा है और विभिन्न टीवी चैनलों पर भी उनके बयानों को ध्यान से सुना है। अपने बयानों में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही है। मेरा उनसे इतना ही आग्रह है कि वो इस बात पर बयान देते हैं कि 2015 में जब सरकार ने यह कबूल किया कि हम 3 महीने के अंदर नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बना देंगे और लागू कर देंगे, तो आज 5 वर्षों के बाद भी वह सेवा शर्त नियमावली क्यों नहीं बन पाई, क्यों नहीं लागू हो पाई। मैं समझता हूँ कि अगर सेवा शर्त नियमावली लागू हो गई रहती तो नियोजित शिक्षकों को अपना एक भविष्य दिखाई पड़ता कि वो कहाँ खड़े हैं। 14 वर्षों में बहुत सारे नियोजित शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और लगातार सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी सेवा निरंतरता कब लागू होगी, उनको वित्तीय प्रोन्नति देने के मामले कब सामने आएंगे। राज्य में 9000 के लगभग विद्यालय हैं और करीब 90% विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं। नीति आयोग ने भी इसकी चर्चा की है। तो प्रधानाध्यापकों के रूप में उनकी नियुक्ति कब होगी? सरकार ने 35% महिलाओं को नियुक्त किया है, एक बड़ा काम किया है, लेकिन उन महिलाओं के परिवार अलग अलग जगहों में हैं और उनके लिए सेवा शर्त नियमावली में जो प्रावधान सरकार ने बताया था कि ऐच्छिक स्थानांतरण लागू करेंगे, तो आखिर वो कब होगा? 14 वर्ष का कालखंड कोई कम नहीं होता है, लेकिन 14 वर्षों में भी कोई साफ बात दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। न तो सदन के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सेवा शर्त नियमावली के बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन दिया, न तो आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिए जा रहे उनके बयानों में इसके संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख है। सेवा शर्त नियमावली बनाने और उसे लागू करने में तत्काल कोई वित्तीय भार सरकार के ऊपर नहीं है। उसमें वित्तीय भार बाद में पड़ेगा सरकार के ऊपर, जब प्रमोशंस वगैरह के मामले हल होंगे। इसी तरीके से शिक्षा विभाग ने 2017 में ये कबूल किया कि वो पंचायती राज व्यवस्था से बाधित विद्यालयों को अलग करेगी। उस पर भी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। सरकार का वो जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने में भी तत्काल कोई वित्तीय भार सरकार पर पड़ने वाला नहीं है। एक ये लंबे समय की बात है। सरकार ने इन शिक्षकों के आगे एक नियोजित शब्द लगा करके एक अपमान की स्थिति में, एक पीड़ा की स्थिति में उनको डाल रखा है। समाज में
वो हीनता का बोध ग्रसित हो रहे हैं। और इस शब्दावली को हटा देने से कोई वित्तीय भार पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार लगभग 6000 मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित हो चुके हैं, लेकिन 14 वर्षों में इन विद्यालयों में अभी तक प्रबंध समिति की नियमावली नहीं बन पाई है और RMSS से उनके जो वेतन का भुगतान होता है 6-6 महीने में 8-8 महीने में उनके वेतन मिलते हैं। इस संबंध में भी सरकार की कोई सोच साफ साफ दिख नहीं पड़ रही है। ये सारे गैर वित्तीय मामले हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये भी नहीं कहा कि विभाग ने 30,000 शिक्षकों के ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाइयाँ कर रखी हैं, उन दंडात्मक कार्रवाइयों को हटाने के संबंध में उनके क्या विचार हैं। और इसके साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात का भी उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय में अगर शिक्षक समान काम समान वेतन का मामला जीत जाएंगे तो सरकार उसे लागू करेगी। लेकिन वही सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दाखिल की, शिक्षक संगठनों और शिक्षकों को बाद में उसमें भागीदारी करनी पड़ी। हम मानते हैं कि शिक्षक मुकदमा हार चुके हैं उच्चतम न्यायालय में, इसलिए हम समान काम समान वेतन की मांग तो कर ही नहीं रहे हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सिर्फ इतना ही कहा है कि वेतनमानों में जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए और 7वें वेतनमान में लेवल 7 और लेवल 8 का जो इनिशियल स्टेज है उस स्टेज को लागू किया जाए ताकि शिक्षकों के सामने एक भविष्य, एक सम्मान, सारी चीज़ें दिखाई पड़ें। और जब माननीय उच्च न्यायालय ने उनके लिए EPF लागू करने की बात की तो इस संबंध में भी सरकार का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि वो EPF लागू करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। और शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद क्या लेके घर जाएंगे, यूं ही खाली हाथ लोग जा रहे हैं, जाने के लिए विवश हैं। इन सारे सवालों पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में कभी भी शिक्षक संगठनों से, शिक्षक संगठन के प्रयासों के बावजूद भी कोई वार्ता नहीं की, कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया, कोई बात उन्होंने नहीं कही कि भाई सरकार इन सारी चीज़ों पर विचार करेगी, इनको देखेगी। सिर्फ आज वो बयान दे रहे हैं, वो भी मीडिया के माध्यम से बयान दे रहे हैं, जबकि वो बातचीत कर सकते थे इस घड़ी में भी। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं इस कोरोना संकट में। वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो क्वारंटाइन सेंटर्स में काम कर रहे हैं हड़ताल के बावजूद। तो शिक्षक तो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी और उनका जो विभाग है वो सही रूप में शिक्षकों को न तो सम्मान देना चाहता है, न तो उनका भविष्य देना चाहता है, न तो उनके अपमान बोधक शब्दों को हटाना चाहता है, न तो उन पर किए गए दमनात्मक कार्रवाइयों को वापस लेना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा है कि उन्हें नैतिकता के आधार पर वापस लेना चाहिए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इन सवालों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करें और इन सारी बातों पे बात करें। मैं समझता हूँ कि इस लोकतंत्र में सारी समस्याओं का निदान वार्ता के द्वारा ही होता है और ये हमारा अधिकार है कि
हम अगर मांग उठाए हैं तो हमसे वार्ता की जाए। इसलिए उनको जल्दी से जल्दी वार्ता करके इस हड़ताल के खात्मे का प्रयास करना चाहिए। एक सम्मानजनक समझौता के जरिए जो न्यायोचित मांगें हैं हमारी, उन न्यायोचित मांगों पर विचार करना चाहिए।